नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत होगी इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शाम 4 बजे लोक भवन में आज एक बड़ी और अहम कैबिनेट बैठक होगी। माता पिता का ख्याल नहीं रखने वालों पर संपत्ति पर उनका कोई अधिकार नहीं होगा, जिसके लिए भरण पोषण नियमावली पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा 19 शहरों में पीएमई बस सेवा शुरू करने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे जाने की पूरी उम्मीद है। प्रस्ताव के मुताबिक शहरों में 150, मध्यम शहरों में 100 और छोटे शहरों में 50 तक बसें चलाए जाने की योजना है। इसके अलावा सहकारी गन्ना समितियों और धान गेहूं खरीद के लिए सहकारी समितियों को सरकारी बैंक गारंटी के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। तो देखिए, आज का यह प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होनी है। शाम 4 बजे लोक भवन में इस बैठक का आयोजन होना है। उस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और सबसे अहम प्रस्ताव जो इस वक्त चर्चा में है वो ये है कि माता पिता का ख्याल नहीं रखने वाले बच्चों को माता पिता की संपत्ति में किसी भी तरीके का कोई हक नहीं मिलेगा। नियमावली भी इसको लेकर बन सकती है। इसके साथ ही शहरों में जो बसें चलाई जाएंगी उनका भी संचालन किस तरीके से किया जाएगा, इस पर भी बैठक होगी और इसमें मुहर लग सकती है। रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, लोक भवन में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और कहा जा रहा है कई अहम प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग सकती है। कौन कौन से प्रस्ताव ऐसे हैं रितेश जिस पर आज मुहर लगेगी? देखिए मुस्कान, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में आज जो है कैबिनेट की बैठक की जाएगी और उस कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दे हैं जिन जिन मुद्दों पर एक प्रस्ताव बनेगा और उन प्रस्ताव को पास भी किया जा सकता है। ऐसे में जो सबसे पहली बात सामने निकल के आ रही है वो है माता पिता भरण पोषण का जो नियमावली है उसमें संशोधन को लेकर के बात की जा रही है। यानी अगर इसमें संशोधन किया जाता है तो ऐसे में यह बहुत बड़ा प्रस्ताव होगा उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। जैसा कि माता पिता के लिए भरण पोषण के लिए जो भी समस्याएं आती थी उसको लेकर के एक टीम भी गठित की जाएगी, ट्रिब्यूनल टीम। उसकी अध्यक्षता एसडीएम करेंगे, तो एसडीएम के अंतर्गत में ये चीजें सब आएंगी। इसको लेकर के बात की जा रही है। और वहीं दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि ई बस सेवा, जो पीएम ई बस सेवा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा था जिसको लेकर के कि पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में इलेक्ट्रिक बसों की सेवा संचालन की जाए। तो ऐसे 17 नगर निगमों में के 19 जो बड़े शहर हैं उन शहरों में 100 से 150 और 50 बसें लगातार सड़कों पर चलाई जाएंगी, ई बसें, जिससे प्रदूषण मुक्त होगा। तो अभी सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुस्कान ये है कि जो माता पिता भरण पोषण योजना है उसके तहत उसकी जो नियमावली है उस नियमावली में संशोधन किया जा सकता है, जिसके तहत उसकी एसडीएम अध्यक्षता करेंगे और अध्यक्षता के दौरान जो भी पुत्र अपने पिता को इस तरह का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, देखभाल नहीं कर पा रहा है, तो उसे उसकी संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। रितेश, देखिए, संपत्ति से बेदखल किए जाने की बात का लगातार जिक्र हो रहा है, यानी कि साफ तौर पर माना जाए कि नियमावली में संशोधन होगा। और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं संशोधन के बाद? देखिए सबसे बड़ा बदलाव तो ये होगा कि जिस तरीके से माता पिता भरण पोषण का जो जिम्मेदारी होता है एक पुत्र के हाथों में होता है, बेटे के हाथ में होता है। जैसे कि पिता का एक कर्तव्य होता है बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करता है, तो बेटे का भी कर्तव्य होता है कि अपने पिता का भरण पोषण करे। ऐसे में बड़ी स्थितियां इस तरह की सामने उजागर हो रही थी, जो कहीं ना कहीं माता पिता बुजुर्ग जो हो जाते थे तो उनको वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता था। उनके जो पुत्र होते हैं या जो बच्चे होते हैं वो देखभाल नहीं करते। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अब की बार जो कैबिनेट आज बैठ रही, इस बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगी और अगर इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुहर लगी तो एसडीएम जो होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा, एसडीएम ट्रिब्यूनल। तो उसमें जो टीम होगी वो पूरी टीम, उनके पास पूरा पावर रहेगा, यानी उस बुजुर्ग माता पिता के बच्चे को उसकी संपत्ति से बेदखल करने का। ठीक है, हालांकि इसमें लेकिन एक देखिए बात और सामने रितेश, आ रही। महिलाओं और युवाओं पर भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से खासा फोकस रहता है। अब ये अहम बैठक होनी है, कई अहम प्रस्ताव है जनता से जुड़े जिन पर मुहर लगेगी। इस बैठक में महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चीजों को करती है, कार्य को करती है, तो वो कहीं ना कहीं एक हैट्रिक होता है। एक इस तरीके का वो करते हैं कि कहीं ना कहीं जनता के बिल्कुल दिमाग में और दिल में घुस जाते हैं वो। तो ऐसा उनका एक एजेंडा होता है। जैसे अभी आप आज का जो एजेंडा है उनका, आज जो ये प्रस्ताव बनेगा या इस प्रस्ताव पर अगर मुहर लगाई जाती है तो इससे कई बुजुर्ग माता पिता को एक सम्मान मिलने वाला है।
यानी जिस तरीके से उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता था, उस पर अगर कोर्ट सख्त होगा, एसडीएम जैसे जिस तरीके से अध्यक्षता इस चीज की करेंगे, ऐसा प्रदेश सरकार कानून सख्त लाएगी, तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल उठता है। और ये बात इसलिए अच्छी है क्योंकि जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं उनको कहीं ना कहीं एक नई दिशा मिलेगी और समाज में एक अच्छी सोच भी निखर करके आएगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को चुनती है जिनसे वो जनता के बीच समन्वय बना पाए। बिल्कुल और रही ठीक है, बात धन्यवाद नौजवानों के रितेश लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शाम 4 बजे आज एक अहम कैबिनेट बैठक होगी जिसमें कई ऐसे प्रस्ताव है जिस पर मुहर लग सकते हैं। तो यूपी में बीजेपी अपने मिशन 80 को पूरा करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए हर संभव रणनीति तैयार कर रही है और उस रणनीति पर काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में पार्टी यूपी सरकार के मंत्री को चुनाव लड़ा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक असीम अरुण इटावा से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि जयवीर सिंह फिरोजाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दयाशंकर सिंह बलिया से चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं। इसके साथ ही पीलीभीत से जितिन प्रसाद के चुनाव लड़ने की भी संभावनाएं है। इसके साथ ही साथ दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो वही अगर हम फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में राकेश सचान पर भारतीय जनता पार्टी इस बार मजबूत दांव लगाने की उम्मीद में है। तो देखिए, 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्लान तैयार हो चुका है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की थी, उस सूची ने सबको हैरान किया था, क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तमाम केंद्रीय मंत्री सांसदों तक को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया था। ठीक वैसे ही अब यूपी में भी करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने के साथ ही यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य लिए चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर यूपी में भी तमाम सांसदों, तमाम नेताओं को और तमाम विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है विवेक, किन किन सांसदों के टिकट कटते हुए नजर आ रहे हैं और किन किन पर भारतीय जनता पार्टी नया दांव लगा रही है? देखिए मुस्कान, भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक आंतरिक सर्वे कराती है और इस आंतरिक सर्वे के आधार पे ही टिकटों का बंटवारा होता है, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। हर बार बीजेपी जो है एक आंतरिक सर्वे के माध्यम से जो जनता है, जो बात की जाए वोटर्स हैं, उनका जो है मन टटोलने का काम करती है और लगभग काफी सटीक ये बीजेपी का सर्वे होता है। इसी आधार पर कईयों के टिकट काटे जाते हैं और कईयों को टिकट मिलते हैं। इस बार बात की जाए तो ऐसी हाइप बनाई जा रही थी कि जिस प्रकार से 40% जिलाध्यक्षों को बदला गया, संगठन में तमाम बड़े बदलाव किए गए, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में तमाम नए नामों को जोड़ा गया। ऐसे में ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो उनके सांसद हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, जनता के बीच जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, उनको जो है वो उनका टिकट कटेगा, उनकी जगह किसी दूसरे योग्य उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। बात की जाए जिस प्रकार से जब एनडीए की बैठक थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इसे संबोधित किया था, तो साफ तौर पर इशारों में संकेत दे दिया था कि कोई भी सांसद अपना टिकट पक्का ना समझे। यानी ये तीसरी बार हैट्रिक की जो जुगत भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, कहीं ना कहीं इसमें इस बार जो है कई लोगों के टिकट कटते हुए देखे जा सकते हैं। आजमगढ़ से निरहुआ का टिकट कट सकता है, गोरखपुर से रवि किशन के टिकट कटने की बात कही जा रही है। ऐसे तमाम सांसद हैं जो एक्टिव नहीं है या फिर इनका रिपोर्ट कार्ड खराब है या फिर सर्वे में उनको तवज्जो उतनी नहीं दी गई है। ऐसे सांसदों का बात की जाए तो टिकट कटना तय है। और जिस तरीके से जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उनको प्रमोशन दिया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। जिस प्रकार से राकेश सचान की बात हो गई, जितिन प्रसाद की बात हो गई, दयाशंकर सिंह की बात हो गई या फिर असीम अरुण की बात हो गई, इन लोगों को जो है वो लोकसभा चुनाव का टिकट जो है अलग अलग इलाकों से दिया जा सकता है। दयाशंकर सिंह बलिया से लड़ सकते हैं, जितिन प्रसाद पीलीभीत से लड़ सकते हैं, राकेश सचान फतेहपुर से लड़ सकते हैं, जबकि इटावा से असीम अरुण को टिकट दिया जा सकता है। देखिए विवेक, तमाम कई जगह ऐसी है जहां पर अटकलें हैं कि विधायकों के साथ ही जो तमाम नेता हैं उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्या जिन जिन का नाम अभी तक निकल के सामने आ रहा है, जिन जिन की नामों की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या जातीय समीकरण को साधते हुए या तमाम पहलुओं को साधते हुए उनका नाम सामने आ रहा है क्या?
देखिए अभी ये अटकलें लगाई जा रही हैं, हालांकि हाईकमान ने अभी तक मुहर नहीं लगाई है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि काफी सोच समझकर अपनी रणनीति तैयार रखती है, एन वक्त पे अपने पत्ते खोलती है। तो फिलहाल इस खबर को कंफर्मेशन के तौर पर नहीं देखना चाहिए। बात की जाए अगर अभी समय है, लोकसभा चुनाव में हो सकता है कोई और गठजोड़ बने, कोई और समीकरण बने, जिसके बाद किसी और को मैदान पे उतारा जाए। हालांकि जो चीजें निकल के सामने आ रही है उसमें दो बात तो पक्की है। एक तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री की, उनको भी सांसद का टिकट मिल सकता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी इस बार हो सकता है कि कानपुर से टिकट मिल सकता है लोकसभा चुनाव का। लेकिन बात की जाए जो सांसद पहले से हैं, जो 2019 में चुन के गए थे, बात की जाए तो जितने भी रिपोर्ट खराब आए हैं आंतरिक सर्वे में, उनका टिकट कटना तय है। 25% से ऊपर ऐसे सांसद होंगे जो इस बार लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रिमंडल से कुछ लोगों को चुना जाएगा, जो विधायक हैं या फिर जो मंत्रिमंडल में शामिल है। जैसे सबसे बड़ा नाम ठीक है, लेकिन ब्रजेश देखिए पाठक विवेक, हो गया, महिलाओं जिनकी की लगातार भागीदारी को ये लेकर बात भारतीय कही जा जनता रही है पार्टी अब मुखर होकर बोल रही है। हर एक रैलियों में सुनने को मिलता है, जनसभाओं में सुनने को मिलता है। क्या इस बार महिला प्रत्याशियों पर ज्यादा मजबूती से भारतीय जनता पार्टी दावेदारी पेश करेगी क्या अपनी? हाँ देखिए, बिल्कुल करना भी चाहिए और सभी पार्टियां जो है महिला आरक्षण बिल के बाद महिलाओं को और भी ज्यादा भागीदारी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जो है महिलाओं के बीच जाकर उनको जागरूक कर रही है, इस बिल के बारे में बता रही है और सरकार ने उनके लिए क्या क्या सोचा है, तमाम चीजों को वो पटल पे रख रही है महिलाओं के सामने। ऐसे में जिस तरीके से बेबी रानी मौर्य हो गए, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पिछली बार भी, इस बार भी, ऐसे कई महिला मोर्चा में ऐसे नेता हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रमोट कर रही है। तो ऐसे में चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि कुछ ऐसे भी लोगों के नाम निकल के आए महिलाओं में जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। हो सकता है कि अदिति सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, उसके बाद बेबी रानी मौर्य को भी एक बड़ी जिम्मेदारी जो है बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में दे सकते हैं। आने वाले समय में ये समीकरण कुछ और भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन अब तक की मिली जानकारी के अनुसार बात की जाए तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्रियों को जो है वो लोकसभा का टिकट दिया सकता है। और कुछ विशेष अगर बात की जाए तो महिला आरक्षण के वास्ते जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लामबंदी करती हुई नजर आएगी। ठीक है, देखिए विवेक, कई सांसदों की टिकट कट सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल के कई ऐसे नेता है, कई ऐसे विधायक हैं और कई ऐसे बड़े पद पर नेता है जिनको टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। क्या इन विधायकों का, क्या इन नेताओं का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया गया है क्या सांसदों के साथ? किस बिनाम पर अटकलें हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल या जो तमाम योगी मंत्रिमंडल में नेता है उनको टिकट मिलेगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आंतरिक सर्वे कराती है, चुनाव से पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाता है सांसदों का, तो जब सांसदों का रिपोर्ट कार्ड की बात आई तो कुछ सांसदों का प्रदर्शन संतोषजनक रहा, लेकिन कई ऐसे सांसद थे जिनका प्रदर्शन जो है असंतोषजनक रहा है। सिवाय अगर बात की जाए तो सिर्फ मोदी योगी का सहारा लेके वो सांसद इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते। अगर उतरते भी है तो जीत नहीं सकते, यह बात भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से जानती है। इसीलिए अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री में जो जितने बड़े चेहरे हैं उनको जो है लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा, क्योंकि बात की जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए इन लोगों ने एक कम से कम एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड जो है इनका बना हुआ है। बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही हैं, धरातल स्तर पर उसको लागू कराती है, और जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा नाम डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निकल के सामने आता है। स्वास्थ्य महकमा संभालते हैं, बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री हैं, तीसरे नंबर का चेहरा कह सकते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का एक चेहरा कह सकते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी दाव लगा रही है ताकि उनकी जो लोकसभा की सीट है वो सुनिश्चित रहे और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के पास इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 80 सीटों का सवाल है और योगी के मंत्रियों पर अब दाव लगाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव सर पर हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड जीत का लक्ष्य हासिल किया है और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में तो मिशन 80 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और उसी रास्ते पर अब बीजेपी लगातार सक्रिय होकर चलती हुई भी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब एक और नेता
ईडी की रडार पर आ गए हैं। मंगलवार को दिल्ली में ईडी ने आप नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। यहां जांच टीम लगातार तलाशी ले रही है। बता दें कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अमानतुल्लाह के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय हेराफेरी और तमाम गड़बड़ियों से जुड़े मामले में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। ईडी ने एफआईआर के आधार पर अमानतुल्लाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की है और अब उसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगातार सुबह से छापेमारी का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। ईडी की रडार पर अब एक और आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक आ चुके हैं, अमानतुल्लाह के ठिकानों पर सुबह से छापेमारी का दौर जारी है। ईडी की टीम तमाम अधिकारियों के साथ अमानतुल्लाह के आवास पहुंच चुके हैं। उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। कलीम का रुख करते हैं इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं कलीम। देखिए, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं। संजय सिंह के बाद अब एक और आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक पर ईडी की कार्रवाई देखने को मिलेगी। अमानतुल्लाह पर किस मामले पर छापेमारी की गई है कलीम? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए ईडी की जो छापेमारी है वो अमानुल्लाह के खिलाफ वो लगातार चल रही है, क्योंकि अगर छापेमारी की बात की जाए पिछले साल भी जिस तरीके से अमानुल्लाह के खिलाफ एसीबी के टीम द्वारा जो छापेमारी की गई थी 5 ठिकानों पर जो छापेमारी हुई थी, जिसमें से बात की जाए 12 लाख कैश और जो असलहे की बात की जाए, कारतूसों की बरामदगी की बात की जाए या फिर जो दस्तावेज मिले थे उन आधारों पर जो केस दर्ज किया गया था। एसीबी ने ये पूरा मामला ईडी से साझा किया था। तो ईडी की साझेदारी के बाद अब जिस तरीके से जो छापेमारी शुरू हुई है वो एक बार फिर से ईडी की टीम ने आम आदमी पार्टी के जो अमानतुल्लाह खान है उनके खिलाफ छापेमारी की है। और इस छापेमारी के दौरान जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन थी उस मामले में घोटाला करने का आरोप है। इसके साथ ही अगर बात की जाए वहां पर जो भर्ती प्रक्रिया है उन सभी मामलों को लेकर के आरोप है। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड के जो भर्ती घोटाला है या फिर जमीन हथियाने का मामला, उन सभी मामलों में जो हेराफेरी की गई है उन सभी मामलों को लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए, जो पिछले साल की कार्रवाई हुई थी उसी कार्रवाई का आधार बना करके इस बार भी जो छापेमारी की गई है। लेकिन अभी छापेमारी में ईडी को अमानुल्लाह के पास से क्या कुछ बरामदगी हुई है या फिर क्या कुछ उनके पास से मिला है, इस मामले में अभी तक कुछ खास जानकारी नहीं दी गई। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जो पिछले साल की जो छापेमारी थी उसमें गिरफ्तार भी जो किया गया था, गिरफ्तारी के बाद जमानत पर अमानुल्लाह बाहर थे और बाहर होने के बाद एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप है कि हवाला का जो पैसा आता था, उन हवाला का जो पैसा वो लगातार कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा था। जो करीबियों के जगहों पर जो छापेमारी की गई थी, छापेमारी के दौरान कुछ डायरियां मिली थी। उन डायरियों के में जो इस तरीके से जो पैसों का आकलन किया गया था, पैसों के आकलन के साथ साथ हवाले के पैसों का जिक्र किया गया था, उन सभी को आधार बनाया गया। उन सभी मामलों को लेकर के जांच पड़ताल भी की जा रही है। लेकिन देखिए कलीम, अभी आपने जिक्र किया कि अगर हम बीते साल की बात करें तो भी अमानुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी की थी, कहा गया है काफी कुछ चीजें बरामद हुई हैं। अगर उसी को आधार बना के ये कार्रवाई हुई है तो इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया? इतने लंबे इंतजार की वजह क्या थी? क्यों ईडी ने इतना लंबा इंतजार किया दोबारा छापेमारी की कार्रवाई में? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो पिछले साल छापेमारी हुई थी, छापेमारी के दौरान जब गिरफ्तारी की गई थी, गिरफ्तारी के बाद जो उनके जो करीबी थे उनके यहाँ पे जो छापेमारी चल रही थी, छापेमारी के दौरान जो डायरियां मिली थी उन डायरियों को आधार बनाया गया था। उन डायरियों के मामले पर जो चीजें लिखी हुई थी, फिर चाहे हवाला के पैसों की बात की जाए या फिर विदेशी फंडिंग की बात की जाए, इन सभी मामलों को लेकर के लगातार जो एसीबी है वो अपनी जांच पड़ताल कर रही थी। जांच पड़ताल करने के बाद जो साक्ष्य उनके हाथ लगे थे उसको जो है एसीबी ने ईडी से साझा किया था। उस साझे के बाद ये छापेमारी एक बार फिर से शुरू की गई है। तो साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि जो हवाला और जो डायरी, इन दोनों का जो कनेक्शन है और जो विदेशी फंडिंग का जो कनेक्शन है, उन सभी मामलों की तफ्तीश के बाद अब ये एक बार फिर से छापेमारी शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अमानुल्लाह जमानत पर बाहर हैं और बाहर रहने के दौरान जो वक्फ बोर्ड के मामले में जिस तरीके से इनको पद मिला हुआ था, उस पद का जो है दुरुपयोग किया गया था, उसमें जो फंडिंग की बात की जाए उसमें हेरफेर की गई थी, या भर्ती की बात की जाए उसमें हेरफेर की गई थी, इन सभी के आधारों पर जो जांच पड़ताल की जा रही थी उसके आधार पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का अब जो मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो छापेमारी हुई थी उसमें लगभग 12 लाख के करीब जो वहां पर से उनके पास से नकदी बरामद हुई थी। इन सभी मामलों को लेकर के जो जांच पड़ताल चल रही थी उसी के आधार पर एक बार फिर से जो छापेमारी की गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि जो जमानत है वो जमानत भी कहीं ना कहीं खारिज हो सकती है और एक बार फिर से अमानुल्लाह की गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन अभी तक सवाल ये है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, उसके साथ ही अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब एक और विधायक के खिलाफ ये जो ईडी ने कार्रवाई की है, ये कितनी बड़ी चोट है आम आदमी पार्टी पर?
हाँ देखिए, जाहिर सी बात हम चोट को लेकर के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से इससे पहले अगर बात की जाए दिल्ली में मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई थी शराब घोटाले के मामले को लेकर के, इसके बाद अभी जो लोकसभा चुनाव आया, लोकसभा चुनाव में एक जो बड़ा चेहरा था संजय सिंह, अब उनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी रिमांड हुई, तो एक ये चोट मिली थी, उसके बाद अब ये एक दूसरी चोट मिली जो अमानुल्लाह की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपनी मजबूती का दावा कर रही थी और लगातार सरकार के ऊपर निशाना साध रही थी, उन सभी को लेकर के कहीं ना कहीं एक भारी चोट आम आदमी पार्टी को देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बिल्कुल लोगों ठीक से है। जमीनी धन्यवाद स्तर कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और सपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मुलायम सिंह यादव की आज पहली पुण्यतिथि है और इस मौके पर प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों, मंडल मुख्यालयों, नगर पंचायत समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर आज उनकी ये जयंती मनाई जाएगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पैतृक गांव सैफई में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही श्रद्धांजलि सभा में भविष्य के लिए राजनीतिक संकल्प भी समाजवादी पार्टी लेगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ INDIA गठबंधन के भी कुछ नेता सैफई पहुंचकर मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। बता दें कि आज हर विधानसभा क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव को याद किया जाएगा। समर्थक गरीबों की मदद करके समाजवादी नेता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग अपने नेता को आज याद करते हुए नजर आएंगे और आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर अखिलेश यादव सैफई अपने पैतृक आवास पहुंच चुके हैं, जहां हवन पूजन करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि आज है। इस मौके पर प्रदेश भर में जो सभी सपा समर्थक है वो आज गरीबों को खाद्य सामग्री देते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ कार्यक्रम आज देखने को मिल सकता है विवेक उनके पैतृक आवास पर? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक, समाजवादी पार्टी के पुरोधा और धरती पुत्र के नाम से जाने जाने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव की आज पहली पुण्यतिथि है। बात की जाए तो करीब 1 साल पहले आज के ही दिन उनका स्वर्गवास हुआ था और देश की राजनीति ने एक अनमोल नगीना जो है आज के दिन खो दिया था। सभी तमाम जो बड़े राजनीतिक दिग्गज हैं उन्होंने अपनी अपनी सांत्वना जो है वो मुलायम सिंह यादव को समर्पित की थी और जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने एक छोटे तबके से आके, एक छोटे परिवार से आके उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई, एक पार्टी बनाई, कहीं न कहीं वो उनकी राजनीतिक कौशल को दर्शाता है। इसके बाद उनके बेटे, बात की जाए तो मुख्यमंत्री बने और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की संस्थापना मुलायम सिंह यादव ने की थी, केंद्र सरकार में हिस्सेदारी थी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की, इसके बाद उत्तर प्रदेश में 4-5 बार सरकार, मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश और देश के लिए काफी कुछ राजनीतिक जगत में कर चुके थे और 1 साल हो चुका है उनकी जो है आज पहली पुण्यतिथि। ऐसे में समाजवादी पार्टी अलग अलग जिलों में, अलग अलग मंडलों में तमाम कार्यक्रम करा रही है। अखिलेश यादव जो उनके पुत्र हैं वो पैतृक आवास सैफई जाएंगे, वहां कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहां उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही साथ बात की जाए शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव भी जो है वो पैतृक आवास पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा बात की जाए तो सूबे के तमाम जो मंडल हैं, जो जिला है, वहां पे भी समाजवादी पार्टी के द्वारा मुलायम सिंह यादव की पहली जो पुण्यतिथि है उसको जो है वो मनाया जाएगा। तमाम कार्यक्रम ठीक है, लेकिन देखिए विवेक, अब अटकलें ये भी है कि INDIA के जो तमाम नेता है वो भी आज मुलायम सिंह यादव के पैतृक आवास पहुंच सकते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। किन किन के नाम बताए जा रहे हैं जो आज मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक आवास पहुंचेंगे? देखिए अगर बात की जाए तो INDIA गठबंधन के कुछ लोग जा सकते हैं, श्रद्धांजलि दे सकते हैं और जिस तरीके से बात की जाए तो राष्ट्रीय लोकदल से कोई एक प्रतिनिधिमंडल वहां से जा सकता है, कांग्रेस से कोई एक प्रतिनिधिमंडल जा सकता है। इस तरीके से जो बैनर INDIA का है उसके जो तमाम राजनीतिक दल है, कोई न कोई प्रतिनिधि जो है इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, इन लोगों की पार्टियों को इस अवसर पर। अब बात की जाए तो हो सकता है कि कुछ बड़े नाम भी आपको
बात की जाए तो इसमें दिखाई दे सकते हैं इस कार्यक्रम में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरीके से एक संकल्प लिया जाएगा समाजवादी पार्टी के द्वारा आज के दिन कि आज का दिन समाजवादी पार्टी के लिए बेहद ही दुख भरा दिन होगा। पुण्यतिथि है मुलायम सिंह यादव की, समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे थे, राजनीति जगत का एक बड़ा नाम रहे थे, देश के रक्षा मंत्री रहे थे, उत्तर प्रदेश से कई बार मुख्यमंत्री रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब उनके आशीर्वाद के नाते समाजवादी पार्टी और भी आगे चल रही है। ऐसा कई बार बात की जाए तो शिवपाल यादव, अखिलेश यादव कह चुके हैं और उनकी लेगेसी को जो है अखिलेश यादव बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो आज बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।